हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा कि हमने 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई हुई है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं। ये प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन हम उठाते हैं और आपको डेस्केट रूप से इनको कराते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों को लेकर। पहले में 5 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने थे। तो उन 5 क्वेश्चनों में एक पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। तो जो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है बच्चों, ये मैसूर में पड़ता है। मैसूर में है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन। अब देखते हैं मैसूर में कहाँ पर स्थित है। जैसे हमें अपना प्रायद्वीपीय भारत ले और जो हमारा कर्नाटक है, तो कर्नाटक में को एक नदी प्रवाहित होती है, वो नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पर एक डैम बनाया गया, कृष्णा सागर बांध। कृष्णा सागर बांध। तो इस बांध का जो निर्माण करवाया गया था वो मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल द्वारा कराया गया था। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्णा सागर बांध का निर्माण किसने करवाया था। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है और ये बनवाया गया था सर मिर्जा इस्माइल द्वारा। तो इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, कृष्णा सागर बांध की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके तट पर एक गार्डन बनाया गया, वृंदावन गार्डन। तो ये वृंदावन गार्डन कृष्णा सागर बांध की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। यदि वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार कौन थे इस गार्डन के? क्रम्बीगल। आप लोगों को वास्तुकार भी याद रखने हैं कि वास्तुकार कौन थे वृंदावन गार्डन के। तो वृंदावन गार्डन के वास्तुकार थे क्रम्बीगल। तो समझ आया होगा बच्चों, नोट करना। कावेरी नदी पर एक बांध है, कृष्णा सागर बांध। इस बांध का निर्माण सर मिर्जा इस्माइल द्वारा कराया गया था और इस बांध की सुंदरता बढ़ाने के लिए वृंदावन गार्डन बनवाया गया और इसके जो वास्तुकार थे वृंदावन गार्डन के क्रम्बीगल थे। और अक्सर बच्चों का आंसर सही है, सभी बच्चों ने इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में सही दिया है। तो अब चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करागम लोक नृत्य है। तो करागम लोक नृत्य किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो जो करागम लोक नृत्य है ये तमिलनाडु का है और एक गांव पड़ता है तमिलनाडु में, थंजावुर। तो माना जाता है कि इस नृत्य का उद्गम तमिलनाडु के गांव थंजावुर से हुआ है। करागम लोक नृत्य का उद्गम। तो सही आंसर क्या है? डी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? सही बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो बीएसई नहीं करता, आरबीआई नहीं करता, आईएसई नहीं करता, तो सेबी क्या करता है? जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है देश में उनका सभी का नियमन करता है। तो चलो सेबी के बारे में देखते हैं। आता है कई बार सेबी की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है स्थापना कब हुई थी सेबी की। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। यदि इसके हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो सेबी का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है और इसको जो वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको याद रखना है कि वैधानिक दर्जा किस सन में दिया गया था? 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी की फुल फॉर्म द
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में। और कार्य क्या होता है? देश के स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित करना। आरबीआई के बारे में मैं लास्ट क्लास में बता दिया था आप लोगों को। जो देखना हो तो मैं पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो बीएससी के बारे में देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इस स्थापना की बात करते हैं तो बीएससी की स्थापना 1875 में हुई थी। और बीएससी हमारे देश का तो है, प्लस में एशिया का भी, देश के साथ साथ एशिया का भी सबसे प्राचीन, सबसे पहला या आप कह सकते हो सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी हमारे देश का तो है ही है, साथ में एशिया का भी सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। तो देखते हैं 169 क्वेश्चन में क्या है। तो 169 क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? देखो सर एम विश्वेश्वरैया ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, काफ़ी योगदान अर्थव्यवस्था क्षेत्र में इनका रहा है। इनको कहा जाता है भारत में आधुनिक नियोजन के प्रणेता। ये भी कई बार एग्जाम में आ सकता है कि आधुनिक भारत में नियोजन के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। तो 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था लिखी थी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन है बी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 170। तो क्या है 170 क्वेश्चन में? विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन है विश्व में। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादित करता है वो देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। चलो और फैक्ट देखते हैं ब्राज़ील संबंधित। तो जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के मैदान होते हैं, कॉफ़ी के मैदान, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के मैदानों को फैजेंडा कहा जाता है। फैजेंडा कई बार एग्जाम में आ जाता है, फैजेंडा क्या है? फैजेंडा ब्राज़ील में कॉफ़ी के मैदानों को कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, एक आता है साओ पाउलो। तो पता होगा ब्राज़ील में एक कॉफ़ी मंडी है, तो विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी मंडी है साओ पाउलो। तो कॉफ़ी मंडी है साओ पाउलो कॉफ़ी मंडी है। इसको विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से भी जानते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि विश्व की कॉफ़ी मंडी किसे कहते हैं, तो आप आंसर क्या लगाओगे? साओ पाउलो। कहाँ पे है साओ पाउलो? ब्राज़ील में। एक विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है ब्राज़ील में ही, जहाँ से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। तो कौन सा बंदरगाह है? सांटोस। आपको ये भी याद रखना है, सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है। एक बंदरगाह है, इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ब्राज़ील में है।
तो ये 2-3 फैक्ट है कॉफ़ी संबंधित, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉफ़ी के मैदानों को क्या बोलते हैं, साओ पाउलो क्या है, विस्की कहवा या कॉफ़ी मंडी किसे कहते हैं, सांटोस बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है। तो बात करें भारत से, बच्चों को पता होगा कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बच्चों कौन सा, कर्नाटक। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, ये 5 क्वेश्चन थे जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने थे और मैंने से बच्चों कमेंट चेक की तो ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो आज फिर हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे, तो आज देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। तो आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 171। तो 171 क्वेश्चन में है बच्चों, ये केरल में तट ब्लैंक दे दिया गया, तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है। देखो बैक वाटर को पचजल क्षेत्र भी कहते हैं, पचजल, इसको पचजल भी कहते हैं हिंदी में। और यदि बात करें राज्य केरल की, तो केरल राज्य में पचजल बैक वाटर को कयाल कहते हैं। याद रखना आप लोगों को, कयाल क्या है, तो कयाल केरल में पाए जाने वाले पचजल क्षेत्रों कहते हैं। तो नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है, तो क्या है, तो क्या है बच्चों, मालाबार। क्या है, मालाबार। जैसे हम देखते हैं, अब जैसे हम ड्रॉ करते हैं अपना प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी कई बार आता है। कन्याकुमारी किस राज्य में है, तो आप क्या लगाओगे, तमिलनाडु। भारत का स्थलीय दक्षिणतम बिंदु, भारत का स्थलीय या मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में। तो कन्याकुमारी से लेकर मंगलोर पड़ता है कर्नाटक में। जो तट है, इस तट को हम कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और ये तट केरल राज्य में पड़ता है, मुख्यतः केरल राज्य में। राज्य क्या है इसका, केरल, ऊपर लिख देते हैं, ये राज्य है केरल। तो केरल के मालाबार तट पर यहाँ पर बैक वाटर पाए जाते हैं जिनको कयाल कहते हैं, और यहाँ पर नारियल के पेड़ है जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं पचजल क्षेत्र पर खड़े हुए। तो क्या है सही आंसर, मालाबार, क्योंकि मालाबार ही पड़ता है केरल में। चलो एक चीज़ और देखते हैं इसी में ही हम, भारत का तटीय क्षेत्र, भारत के तटीय मैदान की, चलो ये भी देख लेते हैं। भारत के तटीय मैदान, कई बार एग्जाम में तटीय मैदानों के बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। देखो बच्चों, जो गुजरात है, गुजरात का जो तट है और दमन तक लेकर, कहाँ तक, दमन तक लेकर ये तटीय मैदान कहलाता है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। भारत के तटीय मैदानों के बारे में भी आ जाता है कि काठियावाड़ तट किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य का तट को कहते हैं काठियावाड़ तट। तो काठियावाड़ तक ये है गुजरात वाला तट, उसके बाद ये दमन से लेकर गोवा तक जो तट है ये कहलाता है हमारा कोंकण तट। याद रखना आप लोगों को, क्या बोलते हैं इस तट को, कोंकण तट। और गोवा से लगाकर मंगलोर तक के तट को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट कहते हैं। ये इसको कनारा तट भी कहा जाता है, कनारा तट। उसके बाद मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का तट क्या कहलाता है, मालाबार तट। ये था हमारा पश्चिमी तट का विभाजन। और किस सागर में है ये बच्चों, अरब सागर। किस सागर में पड़ते हैं, अरब सागर। नोट करना है आप लोगों को सभी तटों के बारे में। अब देखते हैं हम पूर्वी तट के बारे में, और इस साइड में
क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। देखते हैं कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा, कहाँ तक है? कृष्णा डेल्टा तक जो तट हैं ये, इस तट को एक नाम देते हैं, वो नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। अब कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक जो तट हैं ये, इस तट को नाम दिया जाता है गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं इसको हम? गोलकुंडा तट। अब गोदावरी से लेकर महानदी डेल्टा तक जो तट है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। और जो महानदी से लेकर और एंड तक है, इस तट को बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल तट। तो याद रखना आप लोगों को इन तटों के बारे में, कहाँ से कहाँ तक के तट को क्या नाम से जानते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था 171, सभी फैक्ट नोट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। तो अब देखते हैं 172 क्वेश्चन में क्या है। बडिंग की ब्लैंक दे दिया गया। बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। देखो एक जीव होता है हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। जो हाइड्रा होता है इसमें अलैंगिक जनन होता है। क्या जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। तो हाइड्रा जो जनन की प्रक्रिया करता है, बडिंग, कौन सी प्रक्रिया करता है? बडिंग की प्रक्रिया करता है। और इसमें किसका प्रयोग करता है? पुनर्जनन कोशिकाओं का। वो कैसे? अब देखते हैं हम। जैसे हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा हो गया, इस तरह का हाइड्रा होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें बडिंग प्रक्रिया होती है। बडिंग प्रक्रिया क्या होती है? अब देखते हैं। इसमें इस तरीके से इसके शरीर से एक नया हाइड्रा निकलता है, इस तरीके से इसमें उत्पन्न होता है बडिंग द्वारा। और जैसे ही हाइड्रा अलग होता है तो नया हाइड्रा बन जाता है, यानी कि इसका जो पार्ट अलग होता है वो एक नया हाइड्रा का जन्म देता है। तो इसको बोलते हैं बडिंग। ये बनता है, इसको बोलते हैं बडिंग। यानी कि इस तरह को बाहर आया और ये बाहर टूटकर अलग हो गया, तो इससे बनता है एक नया हाइड्रा। इसको को बोलते हैं हम बडिंग। क्या बोलते हैं इसको? बडिंग। अब पुनर्जनन कोशिका क्या होती है? अब देखते हैं पुनर्जनन की प्रक्रिया। ये जो बाहर आना कहलाता है बडिंग। और जो बडिंग क्रिया में पुनर्जनन होता है वो देखते क्या होता है। देखो पुनर्जनन इस तरह होता है, जैसे ये कोई शरीर हुआ और ये शरीर, ये किसी जीव का शरीर हुआ और इस शरीर को यदि हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, 3 भाग कर दिया जाए, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो 3 टुकड़ों में बंटने के बाद जैसे एक टुकड़ा इस तरह बनेगा, एक टुकड़ा इस तरह बनेगा और एक टुकड़ा इस तरह बनेगा। तो इन 3 टुकड़ों से नए जीव का निर्माण होगा। जितने भी टुकड़े बनेंगे तो उन टुकड़ों से नए जीव का निर्माण होगा। इस क्रिया को बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं? पुनर्जनन। जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा में बडिंग क्रिया द्वारा एक उभार आया, उभार जैसे अलग होता है, मतलब टुकड़ा टूटता है इस तरीके से, तो एक नए जीव का निर्माण होता है, नया हाइड्रा बनता है। तो हाइड्रा में बडिंग की क्रिया द्वारा पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग होता है। समझ आया? एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा में क्या होता है? उभार आता है, तो इस उभार को बोलते हैं बडिंग क्रिया। और जैसे ही उभार इस हाइड्रा से अलग होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, नया हाइड्रा बनता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन शरीर से किसी अंग का अलग होकर वो अंग नए जीव में बनना पुनर्जनन प्रक्रिया
कहलाती है। तो हाइड्रा में बर्डिंग क्रिया में पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग होता है। तो काफी अच्छा फैक्ट है। आपके ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में काफी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। यदि किसी बच्चे समझना आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में दोबारा इसको पूछ सकता है, मैं पुनः रिवाइज कर दूंगा इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 173। देखो 173 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। तो जो हमारा सप्त सिंधु क्षेत्र, पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या है। तो सप्त सिंधु क्षेत्र, यदि हम भारत का मैप ड्रॉ करें, उत्तरी भारत, देखो सप्त सिंधु क्षेत्र 7 नदियों का क्षेत्र, कितनी नदियों का? 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र है 7 नदियों का क्षेत्र। अब ये 7 नदी देखते हैं बच्चों कौन सी हैं जो सप्त सिंधु क्षेत्र में बहती है। उनमें नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 7 हो गई होगी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। एक रह गई सरस्वती। तो 7 नदियां हैं। इन 7 नदियों के क्षेत्र को बोलते हैं सप्त सिंधु क्षेत्र। और सप्त सिंधु क्षेत्र आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो आर्य लोग आए थे, आर्य लोगों का निवास सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ था। सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ था सबसे पहले आर्यों का, सबसे पहले आर्य बसे थे तो सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बसे थे। सबसे पहला निवास आर्यों का सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसको एक नाम भी दिया जाता है आदि देश। कई बार एग्जाम में आता है आदि देश क्या है। तो आदि देश वह क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले आर्य लोग भारत में आकर बसे थे और वहां पर 7 नदियों का बहाव था। और इन 7 नदियों में से एक नदी ऐसी है जो अब सूख गई है। वो नदी कौन सी है, सभी बच्चों को पता होगा। चिनाब तो प्रवाहित है, सरस्वती प्रवाहित है, सरस्वती प्रवाहित तो है लेकिन बाद में सूख जाती है। यमुना प्रवाहित है, झेलम प्रवाहित है। तो कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती प्रवाहित तो है, निकलती है, लेकिन क्या होता है बाद में सूख जाती है। तो सही आंसर क्या है बच्चों? सी सही आंसर है। सब सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। और नदी कौन सी है? सरस्वती है। याद रखना है सप्त सिंधु क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पर सबसे पहले आर्य लोग आकर बसे थे। सप्त सिंधु क्षेत्र को आदि देश के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर 7 नदियों का बहाव है। लेकिन एक नदी ऐसी नदी है जो सूख जाती है, वो नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 और 174 में क्या है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूछा गया है, काकरापार कहाँ पर स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो सभी बच्चों को पता होगा जो काकरापार है वो गुजरात में स्थित है। ये तो आपको याद करनी ही है। जैसे राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। कौन सा है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। गुजरात में काकरापार प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। यदि बात करते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कैगा काफ़ी प्रसिद्ध परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, कैगा। यदि हम बात करते हैं अपने यूपी की, तो हमारे यूपी में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है और कौन सा है? तो याद रखना है बच्चों, नरोरा। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन हमारे यूपी में है। और कहाँ पड़ता है ये? बुलंदशहर में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए
सभी राज्यों के परमाणु ऊर्जा स्टेशन याद करने होंगे। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 175। तो 175 में है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। तो सही बच्चों को नॉर्मल सी पता होगा कि आरटीआई कब लागू हुई थी देश में, तो 2005 को लागू हुई थी आरटीआई। चलो देखते हैं कि आरटीआई संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, अर्थात संविधान में आरटीआई का वर्णन है या नहीं है। तो संविधान में आरटीआई का वर्णन है, सूचना के अधिकार का वर्णन है। यदि आपसे पूछते हैं ये संवैधानिक है तो संविधान में किस जगह इसका वर्णन है, तो आपको इसका आंसर लगाना है आर्टिकल 19(1). क्या लगाना है? आर्टिकल 19(1) में सूचना का अधिकार है और एक संवैधानिक है, इसको संविधान में रखा गया है अधिकारों में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 176। और 176 में है सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है। तो देखते हैं सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम अपना दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भाग ड्रॉ करते हैं तो एक राज्य पड़ता है तेलंगाना। तेलंगाना एक राज्य है और तेलंगाना में एक नदी का बहाव है, वो नदी है गोदावरी नदी। तो जो गोदावरी नदी की घाटी है, गोदावरी नदी की घाटी है तेलंगाना राज्य में। तो गोदावरी नदी घाटी पर एक खादान है जिसको हम बोलते हैं सिंगरेनी। गोदावरी घाटी पर एक खदान है तेलंगाना राज्य में जिसको बोलते हैं हम सिंगरेनी। तो सिंगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है सिंगरेनी जो खदान है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी खदान तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, समझा होगा, सिर्फ एक नोट करना। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 177। और 177 में क्या है, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी से बना है। तो किस मिट्टी से उपजाऊ गंगा के मैदान की उत्पत्ति हुई है? शुष्क, काली, कछारी या लाल। तो कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो जो गंगा का मैदान है किस मिट्टी से बना हुआ है, से बच्चों को पता होगा, दोमट मिट्टी से बना हुआ है गंगा का समृद्ध मैदान। तो आंसर क्या सही है? सी ऑप्शन सही है, कछारी या दोमट मिट्टी से बना हुआ है गंगा का समृद्ध मैदान, काफ़ी उपजाऊ मैदान है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। और 178 में है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। तो कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान में नहीं है। देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पर चारों के चारों जो ऑप्शन हैं ये हमारे मौलिक अधिकार थे, लेकिन कुछ समय बाद मौलिक अधिकारों में फेरबदल किया गया और एक मौलिक अधिकार हमसे छीन लिया गया। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो हमसे छीन लिया गया और अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखते हैं जब ये मौलिक अधिकार था तो इसको किस अनुच्छेद में स्थान प्राप्त था। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 19(1)(f। आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति के अधिकार को स्थान प्राप्त था, लेकिन बाद में क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेशन 1978 द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा।
इसको क्या कहा गया भाई? तो इसको कहा गया कानूनी अधिकार। क्या कहा गया इसको? कानूनी अधिकार। अब ये क्या है? कानूनी अधिकार है, और यहाँ से हटाकर जो इसको स्थान दिया गया तो इसको 300A में स्थान दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार 300A में, यदि पूछते आप लोगों संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है तो 300A में है। अब क्या है ये? एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। और पहले कहाँ पर था ये? 19(1)(f) में था। और किस अमेंडेशन द्वारा इसको हमारे मौलिक अधिकारों से हटाया गया? तो अमेंडेशन है 44, सन क्या है? 1978 द्वारा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट करना सही फैक्ट है। और आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 179। तो देखते हैं 179 क्वेश्चन में क्या है। 179 क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की लंबाई होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी की लंबाई होती है वो कैसी होती है? अपरिमित, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो वो दो होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। यदि हम बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस इस तरह की आकृति का होता है, जो क्या होता है? किनारों पर, ये किनारे हैं, किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, ये उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस की बात करें तो इस तरह का होता है, बीच से पतला और किनारों पर मोटा होता है। जो उत्तल लेंस क्या करता है? आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, उनको फोकस करता है। अवतल लेंस की बात करें तो आने वाली किरणों को फैलाता है। क्या करता है? आने वाली किरणों को फैलाता है, प्रसारित करता है। तो उत्तल लेंस की यदि फोकस दूरी की बात करें तो धनात्मक, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी की बात करें तो क्या होती है? ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है। तो हमसे उत्तल की पूछा गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की लंबाई कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी की लंबाई होती है धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अब चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन लेकर 180। तो 180 क्वेश्चन में क्या है जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है? तो तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आना चाहिए और सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। चलो हम परमाणु क्रमांक देखते हैं क्या है। ये सी की बात करें तो सी का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। कार्बन, नाइट्रोजन N, मैग्नीशियम Mg, क्लोरीन Cl। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7। मैग्नीशियम का क्या होता है? 12। और क्लोरीन का क्या होता है? 17। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आपको एक फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस परमाणु में प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आया? तो सी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17। चलो अब देखते हैं। जैसे हमें इनका संरचना बनाएं तो कार्बन की बनाकर देखते हैं। ये नाभिक हो गया, ये कार्बन की पहली कक्षा और ये कार्बन की दूसरी कक्षा। तो जो सबसे पहली कक्षा होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी कक्षा में आएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पहली कक्षा में आ गए कार्बन के, तो कितने बच गए? 4। तो 4 आ जाएंगे आउटर सेल्स में, बाहरी कक्षा में।
तो हमसे पूछा बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन तो नहीं होना। अब बात है नाइट्रोजन की। तो नाभिक हो गया, ये पहली कोश, ये दूसरी कोश नाइट्रोजन की। तो पहली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में। तो हमसे पूछा आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखते हैं मैग्नीशियम। तो ये क्या है? नाभिक, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, ठीक है। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 8। पहली में 2, याद रखना आप लोगों को, दूसरी में 8 और तीसरी में आपको पता होना चाहिए 2, 8, 18, 32, इस तरीके से। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, इस तरीके से ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। जब केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो हो डिटेल से इनके बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो पहली में 2, दूसरी में 8, तो 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी में कितने आ जाएंगे? 2। पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने आ गए? 2। तो हमसे ये क्वेश्चन किया गया है किसकी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है? तो किसकी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम की। किसकी है? मैग्नीशियम की। तो आंसर क्या होगा? सी हमारा, सी मैग्नीशियम। यदि किसी बच्चे समझ ना आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है, तो हम डिटेल से एक क्लास इन्हीं पर करा देंगे आपको। तो आगे चलते हैं उन 5 क्वेश्चनों को लेकर जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो देखते हैं वे क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 181। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन है, सही बच्चे इसका आंसर सही देंगे। चमगादड़ परावर्तित ब्लैंक दे दिया गया, प्राप्त कर रास्ते में रुकावटों का पता लगाता है। अध्वनिक तरंगे, रेडियो तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। इसका भी आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ब्लैंक दे दिया गया, उतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। कौन सा उतक? ऐसा उतक है प्लांट्स में जो भोजन का परिवहन करता है, जाइलम, मर्दुतक, फ्लोयम, स्थूल कोणुतक। तो अब चलते आगे 183। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है कूलाम। इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 184। अरेखित पेशियां ब्लैंक कर दिया गया होती है। ए कोशिकीय, बी द्विकोशिकीय, सी एक कोशिकीय और डी बहुकोशिकीय। तो अब चलते हैं 185 पर और ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इन 5 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।